कैसे हो सब? और कहाँ से हो? अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड पे हो? 11th स्टैंडर्ड पे। वाह। अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है या नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा? ओके। सब खाना खाए हो नहीं खाए हो? खाए हो? ओके। तो एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारा 11th के बाद 12th स्टैंडर्ड भी ग्रेड होता है। तो 12th स्टैंडर्ड के बाद तुम्हारा यह हमारा कोर्स होता है। तो 12th स्टैंडर्ड में क्या होता है कि ऑल इंडिया बेसिस पे एक एग्ज़ाम भी होता है। एक्चुअली क्या है कि तुम्हारा जितना भी 12th ग्रेड स्टैंडर्ड होता है, 12th ग्रेड स्टैंडर्ड के बाद तुम्हारे इंडिया में बहुत सारे एएमई कोर्स होता है। एएमई मतलब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ओके। तो हमारा जो एविएशन बैकग्राउंड है, दो टाइप पे डिवाइड होता है। एक होता है तुम्हारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और एक होता है तुम्हारा ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में तुम्हारा जो पायलट्स वगैरह होते हैं। ओके। पायलट्स अलग डिपार्टमेंट है और एएमई कोर्स होता है वो अलग डिपार्टमेंट से। एएमई मतलब तुम्हारा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, जो एयरक्राफ्ट को पूरा A to Z, कहाँ पे स्नाग स्नाग मतलब कि तुम्हारा डिफेक्ट आता है, कोई डिफेक्ट आया कि तुम्हारा एक होता है कब तक हमारा मेंटेनेंस आता है, तो वो सब मेंटेन करता है और उसके हिसाब से तुम्हारा डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन करता है। ओके। फिर उसके बाद तुम्हारा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स में ये होता है कि जैसे कि इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज भी है। ओके। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तुमको एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी देना होता है। हर एक कॉलेज का अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। वो पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा 12th ग्रेड और 12th ग्रेड में मिनिमम 50% का तुम्हारा मार्क्स स्कोर होना चाहिए। ओके। 50% 12th ग्रेड का हुआ, उसके बाद तुम कॉलेज अपना अपना कॉलेज में जो कॉलेज में इंडिया में बहुत सारे कॉलेज है, कॉलेज में जिस कॉलेज में तुम जाओगे उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिनिमम 60-70% तुमको लाना पड़ेगा। उसका 60-70% लाने के बाद उनका एडमिशन प्रोसेस होता है। एडमिशन जैसे कि तुम्हारा देहरादून में है, दिल्ली में है, उड़ीसा में है। हाँ। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज में तुम जब एडमिशन लोगे, एडमिशन के बेसिस पे तुम्हारा कोर्स स्टार्ट होगा। कोर्स जो होता है, कोर्स का फीस जो होता है मिनिमम अभी डीजीसीए के हिसाब से तुम्हारा 9 लाख हो गया है। ओके। तो 9 लाख में तुमको 3 साल का कोर्स का एक्सपीरियंस मिलेगा। 3 साल तुम पढ़ाई करोगे। 3 साल के अंदर अंदर एक ओजेटी होता है, ट्रेनिंग होता है। जैसे कि तुम अभी आए हो ना, तुमको एक ट्रेनिंग कॉलेज भेजेगा कि एयर इंडिया, इंडिगो ये सब भेजता है, बड़े बड़े एयरलाइंस। तो एयरलाइंस में जब भेजोगे तो उस टाइम पे तुम्हारा बड़े बड़े एयरक्राफ्ट का तुम एक्सपीरियंस लोगे। उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह होता है। इंटरव्यू के बाद तुमको सिलेक्शन होने के बाद तुमको एयर इंडिया या इंडिगो ये सब में तुम्हारा जॉब हो जाता है। और यहाँ पे क्या है कि जब तुम्हारा कॉलेज का जैसे कि टाई अप होता है, जैसे कि तुम्हारे कॉलेज में सपोज हमारा रेडबर्ड में टाई अप हुआ, टाई अप होने के बाद तुम जितना भी है ट्रेनिंग के लिए तुम यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे आके तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ही तुमको जॉब मिल जाता है। ओके। और कुछ पूछना है बताओ। ओके सर। लाइसेंस आया है, उसके बाद मैं एयरलाइन की ट्रेनिंग के लिए गया हूँ, तो उसका मैंने लाइसेंस बनवाया। फिर मैंने उसके बाद ये यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, उसका कोर्स किया है, तो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो सर भी एक टीचर है, ये है ना, आप ये समझो सर भी क्या है, टीचर है। तो उनको वो बनने के लिए भी उन्होंने चीज़ें की है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं अच्छे से, तब तक आप किसी भी जगह पे नहीं पहुँच पाओगे। इसमें सिर्फ आपके पास 12वीं में फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए, वो आप एडिशनल में लो, ओपन से करो, ऐसे ही करो। 12वीं में होना चाहिए, जिनका नहीं है सर वो आप ओपन से दे सकते हो या कुछ कर सकते हो। नहीं, या फिर उनके लिए और इसी क्षेत्र में कोई इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए ना, और बहुत चीज़ें ये इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए साइंस जरूरी है। हाँ, लेकिन आईटी वाले और डिफरेंट टर्म्स में जा सकते हैं। हाँ, वही स्टाफ होता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट, उनके अलग अलग रूल्स होते हैं। तक मतलब फिजिक्स रहता है। हाँ जी, फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है।
इसमें मैथ्स फ्री कंपलसरी है, मतलब बायोलॉजी वाले उसको वो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। झेल नहीं पाएंगे। किसी को कोई डाउट? कुछ और क्यूरी हो तो पूछ लो। ये आप लोगों के पैर के नीचे व्हील मार्क्स बने, क्यों बने हैं? साथ में कौन आ रहा है? क्यों बने बताओ, सोचो। साथ में कौन तीन बने। ये पट्टी भी बनी हुई है, ये देखो आगे नोज व्हील, पीछे दो टायरी, जहाज खड़ी करने की वो है यहाँ पर। यहाँ सिस्टमेटिक हो सके इतने स्पेस में, है ना, इसलिए होगा। हाँ जी, तो भी इस जगह में आप ये लगा लो कि 7-8 एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, तो सिस्टमेटिक वे से ही उनको भिड़ना नहीं चाहिए। इसको जो ये सेट में कहाँ करा? हैंगर। हैंगर। हैंगर मतलब क्या होता है? हैंग यानी टांगना। जैसे अपने कपड़े टांगते हैं यानी तो लटकाने वाले। कहाँ पर टांगते हैं? अलमारी में। तो ये एक अलमारी वर्कशॉप है, इसको हिंदी में कहा, अपनी भाषा में समझाना है तो क्या है? वर्कशॉप है जहाँ पर हम वायु वालों का रखरखाव करते हैं। अभी समझ में आया? ठीक ठीक है सर। चलिए, अभी एक बेस बनाने वाला इसका नाम टॉपनम सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, है। कंपनी का नाम देखो क्या लिखा है। लिखा भी होगा इसकी। ये कंपनी रेडबर्ड है, फ्लाइंग क्लब जो है इसका नाम है। इसका जो टेक ऑफ स्पीड है वो 65 to 70 नॉट है। नॉट्स मतलब ऑलमोस्ट डबल होता है हमारे जो किलोमीटर पर आवर बोलते हैं ना, गाड़ियाँ चलती हैं कि या 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला रहे हो, तो वहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ तो इसका ऑलमोस्ट 30 हुआ, तो मतलब 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से टेक ऑफ करती है। तो वो मेजर करना पड़ता है। मेजर कहाँ से होगा? इसका उसका इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ASI, एयर स्पीड इंडिकेटर। तो उसमें देखते हैं कि 60 नॉट दिखा रहा है, और उसके बाद सेंटर लाइन, आप रनवे पे जाओगे देखोगे बीच में एक वाइट कलर की लाइन लेते पड़ी है, तो अपना जो नोज है सामने वाला वो रखते हैं 60 पे रखेंगे। स्पीड अपना जब 60 हो गया थोड़ा सा पुल आउट करते हैं, जो अंदर लगी होगी इसके अंदर एक स्टिक होती है, अगर इससे एक जैसे खड़ी है तो इसको जॉयस्टिक बोलते हैं, और ऐसे लगा हुआ है तो कंट्रोल कॉलम बोलते हैं। थोड़ा सा उसको पुल करिए और टेक ऑफ हो जाएगी। लेकिन सबसे इमरजेंसी इसका फेज होता है लैंडिंग के टाइम। बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर करनी पड़ती हैं कि हमारा स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, डाइट तो ज़्यादा नहीं है, और प्रॉपर हमारा जो आप देखोगे इसके पीछे देखोगे तो वो छोटे छोटे चीज़ लगे होते हैं, फ्लैप है, एलरॉन है, वो किधर है, हम सेंटर लाइन में तो नहीं है, सब कुछ देखना पड़ता है। और लैंडिंग के समय हार्डली टाइम मिलता है 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड ही सोचने का कि हमें लैंडिंग करनी भी है या नहीं करनी। उसको लैपटॉप पकड़ा देना। तो अगर हम पर्सपेक्टिव अगर रनवे के हिसाब से नहीं बन पा रहा है तो हम गो अराउंड करते हैं, लैंड नहीं करेंगे, फुल पावर देंगे, गो अराउंड करेंगे, अगली बार फिर बना के आएंगे, फिर लैंडिंग करेंगे। इन केस आपने पूछा इमरजेंसी के बारे में, वो डबल इंजन है, उसको मल्टी इंजन बोलते हैं, सिंगल इंजन। अगर ड्यूरिंग टेक ऑफ अगर हम पावर दिए और इंजन जैसे वाइब्रेट करने लगा, बहुत तेज हिलने लगा, या फिर इंजन ही फेल हो गया, तो उसका भी अलग अलग स्टेज के अलग अलग इमरजेंसी। अगर वाइब्रेट कर रहा है तो पावर काटेंगे, सेंट्रल लाइन मेंटेन करेंगे, ब्रेक सप्लाई करेंगे, आइडली ब्रेक सप्लाई करके फिर अपना फ्लैप्स ऑफ इंजन बंद करके और उसको एवेकुएट करके बाहर जाएंगे। फिर देखेंगे कहीं आग तो नहीं लगा है, लगा रहेगा तो फायर एक्सटिंग्विशर होगा, हम यूज़ करेंगे उस समय। ड्यूरिंग टेक ऑफ मान लिया हम टेक ऑफ कर गए, 200-300 फीट चले गए, वहाँ पे इंजन फेलियर हो गया, तो अगर रनवे है तो अपना वापस करके लैंड के। इन केस मिड में चले गए कहीं, यहाँ 2 एयरपोर्ट के बीच में कुछ है ही नहीं और सिंगल इंजन है, कहीं फेल हो गया, तो वहाँ पे हम देखते हैं नॉर्मली ठीक है कौन सा यहाँ पे लोकल एरिया है जहाँ एयरक्राफ्ट लैंड हो सकती है, करने लायक भी है कि नहीं है, उसको हिसाब से देख के हम कर लेते हैं। टॉयलेट को तो पता ही नहीं चलता है क्या ATC सिर्फ हमें गाइड करता है कि सर आप वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए है। जैसे हमको नहीं पता है इस समय कि इस समय हम दिल्ली से सिवनी आ रहे हैं तो सिवनी में कितने एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, हमें नहीं पता है, सिर्फ हमारे बारे में पता है। जब सिवनी के जब एरिया में एरोड्रोम कंट्रोल में आते तब पता चलता है कि कोई बेस पे है, कोई डाउन इन पे है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। तो सिर्फ फ्लो मैनेजमेंट करता है कि ये तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, बाकी जो जितने भी डिसीजन होते हैं पायलट के लेने पड़ते हैं। सर आप बता रहे हैं ना इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कैसे पता आपने बताया ना इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, तो
वो कैसे होगी जब इमरजेंसी लैंडिंग runway नहीं मिल रहा है? हाँ मान लीजिए कि सिंपल ग्राउंड ठीक है मैं आपको इसको समझाता हूँ। कैसे सिलेक्ट करते हैं? कॉलेज को तो दिखता ठीक है सब दिखेगा, नाइट रहेगा तो नहीं दिखेगा, वो बात अलग है। तो उसमें तो भगवान भरोसे है। अगर नाइट रहेगा इसके अंदर भी है हमारे पीएफडी और एमएफडी दो तरह के हैं। पीएफडी मतलब प्राइमरी फंक्शन डिवाइस, एमएफडी मतलब मल्टी फंक्शन डिवाइस। उसमें मल्टी फंक्शन दिखाता है कि अब कहाँ हो, आपके नीचे रिवर है कि नहीं है, आपके नीचे क्या है, जंगल है या फिर क्या है, या फिर प्लेन एरिया है, उसमें दिखेगा। इंजन फेल हो गया, लेकिन इंजन से हमारा पीएफडी एमएफडी नहीं चलता, वो चलता है एवियोनिक्स से, एवियोनिक्स चलता है बैटरी से। तो तत्काल समय में तो पता चल गया ना कि नीचे लोकल एरिया है, इतना पता चल जाएगा नाइट में कि फील्ड हम लैंड कर रहे हैं। जैसे दो तीन चीज़ें हैं, एक गूगल मैप होता है, दूसरा होता है टोपो शीट। टोपो शीट में होती है कंटूरिंग। कंटूर्स ये बताते हैं कि स्लोप कैसा है, जो तो उस कंटूर मैप को देख करके आप ये पता कर सकते हो कि वहाँ पर शायद कुछ चीज़ों से आप ये पता चल सकता है कि फॉरेस्ट कहाँ पर है। पीएफडी एमएफडी में सर वो पूरा सिस्टम ऑलरेडी सबको ज्वाइन करके बनाया होता है, तो उतना अगर उसको बेसिक जाएंगे तो हमारे इतना टाइम होता नहीं है। मान लीजिए आप पूछे और बता दे रहे हैं, यहाँ सिवनी से मध्य प्रदेश में या फिर भोपाल जा रहे हैं, सिंगल इंजन है हमारे पास, 10,000 फीट पे जा रहे हैं, फेल हो गया। दिन है तो हमें दिख रहा है कि ठीक है, उसको थोड़ा डाउन आते हैं। पहले तो पॉपुलेटेड सिटी से बाहर चले आएंगे कि अगर हम कुछ होता है तो पब्लिक को हार्म ज़्यादा ना हो। सिटी से बाहर चले गए और देखेंगे ठीक है कौन सा एरिया सेलेक्ट करेंगे लैंड करने लायक है। विजुअली तो दिखता है, 10,000 फीट से नहीं दिखेगा, लेकिन उसको हम ट्रिम कर देते हैं मैक्सिमम टाइम हम एयर में रहें, तो उस समय सेलेक्ट करते हैं। हाँ वो ठीक है, उतना फील्ड है, इतना में एयरक्राफ्ट को फुल और फ्लैप दे देंगे और ब्रेक दे देंगे तो इतना लैंड कर जाएगी, उसके हिसाब से लैंड करते हैं। दूसरी चीज़, नाइट में भी हम लैंड कर सकते हैं, वो फील्ड हमें ऑलरेडी एमएफडी में बताता है। प्रॉब्लम तब होती है इंजन फेलियर हो गया, बैटरी फेलियर हो गया, तब बचने के चांस बहुत कम होते हैं। तो विजुअली अगर नाइट होते हैं ना, रात में भी जाते हैं तो बहुत सारे हमें पता होता है, हमारे पास रूट्स होते हैं, इस रूट से जाएंगे सिटी है तो हमें पता होती है कि सिटी के ऊपर से गए सिटी, ऐसे हो जाता है। पहले से सर्वे हो रहा था सारी चीज़ें, आजकल बढ़ गई है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ आप लोग जो क्वेश्चन थे हम लोगों को पूछना कुछ करने के लिए कितने में लैंड होगा, फिर वो हम पास फिर उसको उड़ा सकते हैं। जब तक हम उसका पेपर पास नहीं करेंगे तब तक उसको छू भी नहीं सकते हैं। वो पास करेंगे तो उड़ाएंगे। 5 पेपर होते हैं। एयर नेविगेशन होता है। एयर नेविगेशन मतलब होता है कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है तो आप कैसे जाओगे। तो इसके बारे में सारी जानकारी होती है कि कैसे नेविगेट करके जाओगे। मतलब आप लोग जीपीएस यूज करते हो ना, कार में, मोबाइल में भी तो हो गया। तो जीपीएस में एक प्लेस से कैसे दूसरे प्लेस पे जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स डालते हैं और कैसे कैसे जाना है। ये तो रोड का है, इन एयर कैसे जाना है तो नेविगेशन में पूरी चीज़ पढ़ाई जाती है। एयर मेटेरियोलॉजी है तो वेदर के कंडीशन कैसे कैसे रहेंगे। एज ए पायलट हमें देखना है कि आज हेजी है, मतलब थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है वेदर, तो हमें कहाँ गस्ट मिलेगा। गस्ट मतलब इन जो रोडों पे हम जाते हैं गड्ढे नहीं होते हैं, वैसे हमें फील होती है इन द एयर जब डेंसिटी बढ़ जाएगी या फिर टेम्परेचर कम होगा, इसके हिसाब से तो ये चीज़ें पढ़ाई जाती है कि वेदर अगर यहाँ ख़राब है तो हम कैसे जानेंगे। एटीसी ने कभी गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। बाद में मैं बता दूँ आपको कि ये है हमारा एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जितनी भी जहाज़ें जा रही हैं यहाँ से कंट्रोल हो। मैं आपको तो बादल थे तो सही में से चल ये सिस्टम है आर्टिफिशियल, ये वहाँ पे लगा हुआ है। तो वहाँ से बात करके बताते हैं किसको अंदर जाना है रनवे पे, किसको नहीं जाना है, किसको टेकअप करना है, किसको लैंड करना है। और पायलट और एटीसी बात करते हैं। अभी कोई बोलेगा तो तुम्हें आवाज़ आएगी। यहाँ से हम भी चाहें तुम गाइड कर सकते हैं। कुछ मान लो वो नहीं देख पाए इनके कुछ, अभी यहाँ पे रनवे पे अक्सर तो इससे तो जो मैथ सब्जेक्ट है मेटेरियोलॉजी, उसमें वेदर के बारे में पढ़ते हैं कि वेदर में क्या क्या है। उसके बाद है टेक्निकल जनरल। जो भी हमारी जहाज़ है
उसके इंजन से लेके टायर से लेके एयर फ्रेम से लेके सारा चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद एयर रेगुलेशंस, जो भी रूल्स हैं कि हमको कहाँ उड़ना है कहाँ नहीं उड़ना है, उसके बारे में। आई थिंक यहाँ गर्मी हो रही है तो हैंगर में चलते हैं, ये बेटर रहेगा। है कि आप लोग अक्सर सुनते होंगे जहाज़ चलाते चलाते पायलट से हो गया, हाँ, या फिर कभी कभी कंप्लेन आती है कि दारू पी लिया। अजय देवगन की मूवी आई थी हाँ, रनवे रनवे 34 था ना? रनवे तो पायलट ने पी लिया। तो इन सबों को देख के, हालांकि डर सबके अंदर होता है, और इन सबों को देख के गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया कि बिफोर फ्लाइंग, जब भी आप फ्लाइंग पे जाएंगे तो BA टेस्ट करेंगे। BA का मतलब होता है ब्रीथ एनालिसिस। आपके यहाँ पे अब मैं आपको मशीन दिखाऊंगा आप सभी लोगों को, उसमें फूंक मारते हैं और पता चलेगा कि आपने पिया है कि नहीं पिया है। और रिपोर्ट बनेगी, साइन करोगे तभी एयरक्राफ्ट में चलेगा। किसी ने चालाकी मान लो कि हम तो कराए नहीं, चले गए, फिर फ्लाइंग से आएंगे तो 3 महीने के लिए जाएंगे, वो 3 महीने तक फ्लाइंग नहीं करना है उनको। अगर किसी ने चालाकी की चलो कल आएंगे नहीं घुमाए, तो उनको माना ही जाता है कि हमने पिया था। दोबारा पकड़ेगा तो साल भर के लिए, तीबारा पकड़ेगा तो जीवन भर के लाइसेंस रद्द। जिसकी फ़ीस होती है हम लोग की, काफ़ी कॉस्टली है फीस इसकी। एयरफोर्स वाला NDA निकाली है, थोड़ा सा ईजी है, यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो लाइसेंस रद्द होना मतलब फिर आप पायलट नहीं बन पाओगे। आप उस लाइसेंस को रखो फ्रेम करा के, और रोज़ देखते रहो कि हम भी किसी समय पायलट थे। तो इसलिए BA कराया जाता है।